देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दूरदर्शन के समाचार चैनल डीडी न्यूज के लोगों का रंग लाल से बदलकर भगवा कर दिया गया है, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है। हालांकि सरकारी प्रसारक प्रसार भारती का कहना है कि लोगो सिर्फ सुंदरता के लिए बदला गया है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार की शाम को डीडी न्यूज ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर नए लोगों का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था कि देखिए अपने पसंदीदा डीडी न्यूज को एक नए अवतार में। दावे नहीं दिखलाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं चुनते हैं सच, डीडी न्यूज भरोसा सच का। वहीं अब इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि देश में जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तब दूरदर्शन लोगों के अचानक भगवाकरण और रंग बदलने से मैं हैरान हूं। ये बिल्कुल अनैतिक और पूरी तरह से गैर कानूनी है और राष्ट्रीय प्रसारक के बीजेपी की ओर झुकाव को जोर शोर से बयां करता है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि चुनाव आयोग को फौरन इसे रोकना चाहिए और दूरदर्शन के लोगों को फिर से उसके नीले रंग में बदल देना चाहिए। देश के चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कल शनिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे बड़ी चीज जिसने हमें एक साथ रखा है और जिसने हमारे देश की निरंतर प्रगति सुनिश्चित की है वह ये तथ्य है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं कि 70 वर्षों में क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि 70 सालों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है वो इस तथ्य से स्पष्ट है कि हमने एक मजबूत और जीवंत लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया है। प्रियंका ने कहा कि पाकिस्तान को देखिए, उन देशों को देखिए जो हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, वे आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मशहूर अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता जयंत रेस का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप आने वाले 5 सालों में देश को और अधिक बुरी हालत में डालने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक असमानता बड़े स्तर पर बढ़ेगी, इससे देश का आम नागरिक परेशान होगा, क्योंकि भारत की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 साल में लोगों की वास्तविक मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के आंकड़े ही अर्थव्यवस्था की कमियां उजागर कर रहे हैं और हमें इस पर चिंता करने की जरूरत है। इसके साथ ही जयंत रेस ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए ये भी कहा कि यह कहा जाना गलत है कि भारत में साल 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने 2014 से पहले और 2014 के बाद हुए विकास की तुलना करते हुए बताया कि देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 1951 में सिर्फ 100 थी, जो साल 2011 में 511 हो गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1951 में सिर्फ 32 साल थी, जो साल 2011 तक 66 साल हो चुकी थी। इसी अवधि में महिलाओं की साक्षरता दर 9% से बढ़कर 65 और पुरुषों की 27 से बढ़कर 82% हो गई। नवजात शिशुओं की मृत्यु दर पर भी जबरदस्त तरीके से काबू पाया गया। 1951 में जहां प्रति 1000 नवजात बच्चों में से 180 की मौत हो जाती थी, वह संख्या साल 2011 में घटकर 44 पर आ गई और यह मोदी सरकार के पहले की उपलब्धियां हैं। जयंत रेस ने आगे बताया कि यूपीए सरकार में ग्रॉस नेशनल इनकम 6.8% थी, जो कि बीजेपी की मौजूदा सरकार में घटकर 5.5 पर आ गई। रियल कंजप्शन 5 से घटकर 3 पर आया। कृषि मजदूरों की वार्षिक वृद्धि दर साल 2004-05 और 2014-15 के बीच 6.8% थी। वह साल 2014-15 से 2021-22 के दौरान घटकर -1.3% हो गई। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने साल 2021 में जनगणना ही नहीं कराई। आज़ादी के बाद ऐसा पहली दफा हुआ जब जनगणना ही नहीं हुई। इस कारण अकेले झारखंड में 44 लाख योग्य लोग जन वितरण प्रणाली की सुविधाओं से वंचित रहे। पूरे देश में ऐसे वंचित लोगों की संख्या 100 मिलियन से भी अधिक है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर ऋतिका खेड़ा ने कहा कि भारत सरकार में शामिल नेता गर्व से कहते हैं कि जीडीपी के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के नजरिए से भारत का रैंक दुनिया के 170 देशों में से 120वें नंबर पर है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ये कैसी ग्रोथ है, इस पर सवाल तो उठना ही चाहिए। मणिपुर के इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग होगी। इस दोबारा वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने कल शनिवार को आदेश जारी किया।
दरअसल इन बूथों पर चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए थे। मामले को लेकर पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि ये किसने किया था, लेकिन हिंसा की घटनाओं के कारण चुनाव आयोग ने 11 बूथों पर वोटिंग को अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद अब 22 अप्रैल को इन बूथों पर दोबारा वोटिंग का आदेश जारी किया गया है। लालू यादव के चुनाव न लड़ने को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। कल शनिवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद 55 वर्ष तक राहुल गांधी के परिवार के लोगों ने सत्ता चलाई। लालू यादव जी जो आज सड़क पर हैं, जो कि आज मुखिया भी नहीं बन सकते, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। उसके लिए दोषी राहुल गांधी हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में दोषी साबित हुए थे, जिसके बाद से वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। दरअसल साल 2013 में यूपीए सरकार एक अध्यादेश लाई थी। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को निष्क्रिय करना था, जिसमें अदालत ने कहा था कि दोषी पाए जाने पर सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को फाड़ दिया था और फिर कुछ वक्त बाद यूपीए सरकार ने यह अध्यादेश वापस ले लिया था। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। ये मुकदमा एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों को वोट के बदले पानी की आपूर्ति का वादा करने को लेकर दर्ज किया गया। मामले की जानकारी कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार डीके शिव कुमार का एक वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। इस वीडियो में वह कथित तौर पर एक सोसाइटी के लोगों से कह रहे हैं कि वह एक बिजनेस डील लेकर आए हैं। अगर सोसाइटी के 6424 वोट उनके प्रत्याशी को मिलते हैं तो वह ये सुनिश्चित करेंगे कि पानी की आपूर्ति की समस्या 3 महीने के भीतर सुलझ जाए। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे सांसद बनते ही 700 नए मदरसे खोलेंगे। नागांव में एक पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते दौरान उन्होंने यह बात कही। बदरुद्दीन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद असम के करीमगंज और नागांव के AIUDF सांसदों के साथ हम 700 नए मदरसे खोलेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा सुनिए, अपनी डायरी में लिखिए, बदरुद्दीन अजमल संसद में आ रहे हैं। 700 मदरसे हम तीनों भाई खोलेंगे। आपको बता दें कि असम की 14 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होना है। इसमें से पहले चरण में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब बाकी बची 9 सीटों पर 26 अप्रैल और 7 मई को वोट डाले जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लालू यादव पर की गई टिप्पणी का अब उनकी बेटी मीसा भारती ने जवाब दिया है। दरअसल नीतीश कुमार ने एक जनसभा के दौरान लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना कहा था कि हट गए सीएम पद से तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को भी। नीतीश कुमार ने सवाल करते हुए कहा कि पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा बाल बच्चा पैदा करना चाहिए किसी को, और अब उसी में यानी राजनीति में कितनी बेटियों और 2 बेटों को सबको लगा दिया है। सीएम नीतीश की इसी टिप्पणी पर जवाब देते हुए मीसा भारती ने कहा कि जब वे हमारे साथ थे तब उन्हें ये नहीं पता था क्या। मीसा भारती ने कहा कि चाचा जी के लिए क्या बोलें, अब ये बिहार की जनता ही समझेगी कि बिहार के मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। उन्होंने कहा कि जब हमारे साथ थे क्या तब उनको नहीं पता था। अब मोदी जी ने परिवारवाद पर बोलना बंद कर दिया है तो अब चाचा जी ने शुरू कर दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि व्यक्तिगत बात बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा, इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले हम तो आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यूक्रेन की मदद के लिए 61 अरब डॉलर का राहत पैकेज पास हो गया है, जहां इस प्रस्ताव के पक्ष में 311 वोट पड़े तो वहीं 112 वोट इसके खिलाफ भी पड़े। अब यह प्रस्ताव पास होने के लिए अमेरिकी सीनेट में जाएगा और अगले कुछ दिन में सीनेट में इसके पास होने की उम्मीद है। बता दें कि सीनेट में पास होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस पर साइन कर इसे कानून के तौर पर मान्यता देंगे।
यूक्रेन की मदद के लिए पास हुए प्रस्ताव पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र और आज़ादी का हमेशा महत्व रहेगा और जब तक अमेरिका इनकी रक्षा करने के लिए मौजूद है तब तक ये कभी फेल नहीं हो सकते। बता दें कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास किए गए इस प्रस्ताव में इसराइल को भी करीब 26 बिलियन डॉलर की सैन्य मदद दी गई है। इसके अलावा गजा में मानवीय आधार पर मदद के लिए करीब 9 बिलियन डॉलर का अमाउंट राहत पैकेज में रखा गया है। आईपीएल 2024 का 35वां मुकाबला कल शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। आईपीएल के सीजन में धमाल मचा रही हैदराबाद की टीम ने इस मैच को 67 रनों से जीत लिया है। दरअसल पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 266 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी दिल्ली की टीम 19.1 ओवर में 199 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।